बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी सुबह का आगाज कर चुके होंगे। मेरा नाम अनम अहमद, मेरा नाम आयशा यूसुफ है। आई होप आप ठीक ठाक होंगे और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत खुश आमदीद। इस डिलूलू में हमने नहीं रहना है कि हम मेहनत नहीं करेंगे और सब कुछ हमें खुद ब खुद मिलता जाएगा। अब आपने पूछा नहीं कि मैं डिलूलू क्यों कह रही हैं और थोड़ा सा मतलब भी समझाए ना, सबको नहीं इसका मतलब पता। आपको डिलूलू का मतलब नहीं पता है? मैं कह रही हूँ सबको नहीं पता, मैंने तो सर्च कर लिया हुआ है। आप जरा समझाएं। आउटडेटेड होती जा रही है। बाय द वे मैं मजाक कर रही हूँ, ये वर्ड जो है ना मैं बाकायदा इसको गूगल करके आई हूँ, इसका मतलब समझ कर आई हूँ। मुझे पता था कि ये डिल्यूजन से निकला हुआ वर्ड है, बट डिलूलू का एग्जैक्टली मीनिंग जो है या फिर हमारी जेनजी इसको किस तरह से इस्तेमाल करती है ये मुझे नहीं पता था। यू नो अस बीइंग मिलेनियल्स तो हमें ढूंढना ज्यादा पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। डिलूलू का मतलब जो है वो ये होता है कि आपने कोई भी चीज जो है किसी चीज के बारे में अगर आपने कुछ सोच लिया है एंड अनरियलिस्टिक है वो, उसको जेनजी आपको कहेंगे कि आप डिलूलू में ना रहें। और मजे की बात ये है कि ये जो है ना नेगेटिव सेंस में भी यूज हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी यूज हो सकता है। और हम इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बता दें, क्योंकि ऑफिशियली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों जनाब? हाँ, ये है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस बात का ऐलान किया है कि रवां साल सोशल मीडिया पर मकबूल होने वाले और जेन जी के ज़ेरे इस्तेमाल कई नए अल्फाज, जो एक का जिक्र तो आयशा ने भी किया है, डिलूलू, वो भी इसमें शामिल है। उनके समेत 6000 से ज़ायद अल्फाज को अंग्रेजी लुगत में शामिल किया जाएगा। कैम्ब्रिज ने जिन नए अल्फाज को लुगत में शामिल करने का ऐलान किया है उनमें स्किबिडी, अब इसका भी बोल लिया आपने, ठीक। मुझे था कि ये मेरे से भी सही नहीं बोला जाता। स्किबिडी, ट्रेड वाइफ एंड डिलूलू का तो हमने जिक्र कर लिया। वैसे अगर हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनजी आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर आकर बता सकते हैं, और अगर गलत इस्तेमाल करें तब भी आप हमारी तस्लीह कर सकते हैं, इस्लाह कर सकते हैं। आप स्किबिडी जो है ना वैसे तो एक बेमानी ही अजीब सी इस्तिलाह है, लेकिन ये मजाक में या किसी बात पर जोर देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ट्रेड वाइफ बड़ा मजे ये, हाँ, ये मैंने सुना जब देखा, मतलब पता है ट्रेड वाइफ का मतलब क्या हो, मैंने कुछ और ही मतलब निकाल लिया, लेकिन ये ट्रेडिशनल वाइफ यानी ऐसी शादीशुदा खवातीन जो घरेलू उमूर अंजाम देती हैं और सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए ये लफ्ज जेनजीज इस्तेमाल करते हैं। हाउस वाइफ के लिए हम कह सकते हैं, हमारे लिए जो हाउस वाइफ वर्ड था वो जेनजी के लिए ट्रेड वाइफ है। स्किबिडी बड़े मजे का है, इसके साथ भी नेगेटिव कॉनोटेशन भी है, पॉजिटिव कॉनोटेशन भी है कि आपका आई होप आज का दिन जो है ना वो स्किबिडी और कियोटिक ना हो, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि कुछ एक दो दिहाइयों के बाद ना बिल्कुल लैंग्वेज ही तब्दील हो जाएगी। अब बल्कि हो गई है। किसी सही वाले जेनजी जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, उनसे आप बात कर ले, आधी बात पर से जा रही होती है मेरे कि क्या कह रहे हैं, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। तो जनाब हमने सोचा ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ हम शेयर कर दें। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, किस लिहाज से जरा बताएं जरा। इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जा रहा है और दुनिया भर में ये इंसानी हमदर्दी में काम करने वाले इमदादी कारकुनों की याद में मनाया जाता है ताकि उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया जा सके। और ये दिन मनाने के हवाले से 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसने एक करारदाद मंजूर की थी और 19 अगस्त का दिन इमदादी कारकुनान के लिए मुख्तस किया गया था। अब इम्पॉर्टेंट ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं ना या बड़े बड़े ममालिक जो अपने आप को कहते हैं कि वो बड़े भाई हैं या सरपरस्त हैं दुनिया के, वो डिलूलू का शिकार है। क्योंकि अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिलूलू कि दुनिया में वो जो भी कर रहे हैं काफ़ी है, काफ़ी नहीं है, आगे बढ़कर और भी काम। लेकिन इंसानियत की खिदमत के लिए 2-3 ऐसी शख्सियात है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बात करें अब्दुल सत्तार ईदी का हम नाम न लें तो मेरे ख्याल से ये बात ही कंप्लीट नहीं होगी। अब्दुल सत्तार ईदी की जो कंट्रीब्यूशन है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए, उनकी सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस थी दुनिया भर की। और इसके अलावा डॉक्टर रुतफाव का नाम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया है। तो हमने सोचा इन दो लोगों का तो खास तौर पर, और बहुत सारे लोग हैं जो इंसानियत को अभी भी सर्व कर रहे हैं, तो उनको याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से इस खास दिन के मौके पर। आपका ख्याल नहीं है, हमारा भी ख्याल है और आपका भी हर अच्छे इंसान का, मॉरली करेक्ट इंसान का ये ख्याल होगा कि आप इस दुनिया में सिर्फ अपने आप के लिए नहीं आए, सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए, अपने आप को कुर्बान करते रहने का नाम एक अच्छा इंसान होता है। आगे बढ़ जाते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका से एक खबर आई और बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर थी क्योंकि इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। गुज़श्ता एक मुलाकात में एक लिबास के ऊपर तनकीद हुई थी, आपको पता है, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की, और उन्होंने अब क्या किया है, कोट पहनकर यानी कि सूट पहनकर वो पहुँच गए हैं व्हाइट हाउस और उन्होंने सहाफ़ियों से दिलचस्प किस्म का मुकालमा भी किया है। ज़ेलेंस्की जो है वो यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अपनी फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए सूट की जगह फौजी तर्ज का लिबास ज़ेबतन करने लगे थे, लेकिन गुज़श्ता जो उनकी मुलाकात हुई थी तो ट्रंप ने कहा ये ए कि तुसी पा लिया। और वहाँ के सहाफ़ियों ने भी उनसे कहा था कि ये आप क्यों पहन के आए हैं, व्हाइट हाउस आमद पर
जो ट्रंप है उन्होंने यूक्रेनी सदर का इस्तकबाल किया और इस मौके की जो वीडियो है बज़ाहिर लग रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तारीफ कर रहे हैं, उनके लिबास को सराह रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप से गुज़श्ता मुलाकात के दौरान एक सहाफ़ी ने ज़ेलेंस्की के लिबास पर तनकीद करते हुए उन्हें ये कहा था कि वो इस मुल्क के सबसे बड़े दफ्तर में कोट पहनकर नहीं हैं आए हैं, तो क्या उनके पास कोई कोट नहीं था। ये सहाफ़ी ने सवाल किया था। ताहम गुज़श्ता रोज़ होने वाली इस मुलाकात में उसी सहाफ़ी ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आज आप इस सूट में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और यही मेरे ख्याल से ट्रंप ने भी कहा, जो सहाफ़ी ने कहा कि आप सूट में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फॉर्म की बात किया एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म वर्सेस माबत तबियात, यानी कि जो जिक्र किया जाता है मिस्टिकल थ्योरीज़ का, उसके अंदर अब ये सामने आया है कि जनाब आपकी फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप जा रहे हैं किसी बड़े दफ्तर के अंदर या फिर किसी ऐसी जगह पर जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जगह है। क्योंकि पावर की हम बात कर रहे हैं तो एक और पावरफुल शख्सियत की बात कर लेते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दौरा अलास्का के दौरान अमेरिकी शहरी को मोटरसाइकिल का तोहफा दिया है, जिसकी वजह आप सामने आ गई। अब ये तोहफे के बारे में तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपको पता है ना कि बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है रूसी पुतिन और सदर ट्रंप की, स्पेशली उस रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से। अब ज़ेलेंस्की की भी मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, और उधर रूसी सदर की भी, तो ये तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में तोहफे तहाइफ भी चल रहे हैं। रूसी सफारत खाने के एक एहलकार ने होटल के पार्किंग में वार्न को कंपनी की नई मोटरसाइकिल और उसकी जो चाबियां हैं वो पेश की हैं। उन्होंने कहा ये तोहफा रूसी सदर की जानिब से है, और वो उसकी फुटेज भी मैं देखी थी, वो काफ़ी खुश हो रहा था। उसने कहा जो मेरे पास पुरानी मोटरसाइकिल है ना, पुरानी मशीन है, मुझे वो भी बड़ी पसंद है, लेकिन ये वाली ज़्यादा अच्छी है। जो आपको पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है इस पूरे इंसिडेंट की? इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये इस शहरी के पास ये जो बाइक थी ना, ये रशियन मेक थी, ठीक है, इसलिए जो पुतिन है वो उतरे, उन्होंने इसको देख के खुशी का इजहार किया। लेकिन मार्क जो शहरी है उसका ये कहना था कि क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, उसकी वजह से जो इसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना वो मिलना मुश्किल हो चुके हैं। उसके जवाब में सदर पुतिन ने कहा कि भाई इनको एक तोहफा मिलना चाहिए। भाई कहाँ मिलते हैं ऐसे? आपने आज तक मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। बंदा दे ही देता है तोहफा। कहीं की सदर हूँ मैं, रूस की सदर होती तो आपको जरूर तोहफा देती, मैं पाकिस्तान की सदर होती तो आपको तोहफा देने के लिए ना दिल बड़ा होना चाहिए ना, किसी कहीं का सदर होने की जरूरत नहीं। मैं आपको इस शो का सदर बनाती हूँ, आज तोहफा लाऊंगी। अब ये ना पूछ लेना कब लेके आऊंगी। क्या बात है, जिस दिन ये तोहफा लेकर आएंगे मैं आपको बताऊंगी जनाब अनम हमारे लिए तोहफा हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। अब उनकी बात करते हैं जो वाकई में तोहफा पूरे मुल्क के लिए, पूरी नेशन के लिए लेकर आते हैं। हम बात करें उन एथलीट्स की जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मलाइका नूर ने चांदी का तमगा जीता। माशाल्लाह। उर्दन में होने वाली चैंपियनशिप की -52 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मलाइका नूर को सऊदी अरब की प्लेयर के हाथों शिकस्त हुई और वो सिल्वर मेडल की हकदार ठहरी। मलाइका नूर ने 3 ममालिक की खिलाड़ियों को शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। तो जी, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ये जो बच्चे हैं, ये आगे आकर अब बहुत सारे बच्चों को हम प्रोग्राम में शामिल भी करते हैं। कोई सोने का तमगा ला रहा है, कोई चांदी का तमगा ला रहा है, किसी को कोई मेडल मिल रहा है, कोई पहले नंबर पे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए अब स्पोर्ट्स और एथलीट्स के हिसाब से तो ये बहुत बहुत अच्छा साल रहा है। डेफिनेटली बहुत अच्छा साल रहा है, और इस तरह के जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी एथलीट्स हैं जो बेसिकली किसी भी मुल्क का नाम रोशन करते हैं, सराहा जाना चाहिए, उनको सराहा जाना चाहिए, उनको रिकग्नाइज करना एंड देन उनसे आपकी मुलाकात करवाना और उनको सपोर्ट करना उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए और उनको सपोर्ट भी किया जाना चाहिए। अच्छा जी, एक और मामले की बात करते हैं जहां पर बहुत सारे लोग क्राइसिस का शिकार हैं और उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, और कुछ हद तक हमें गवर्नमेंट जो है वहाँ पर एक्टिव नज़र भी आ रही है, इंतजामिया एक्टिव भी नज़र आ रही है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त बारिशों की वजह से सूरत हाल है उसकी बात कर लेते हैं। बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है, यहाँ पर नाले भी भर चुके हैं, मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब का खतरा बढ़ गया है। NDMA की बात करें तो उसने खबरदार किया है कि मानसून बारिशों का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, जितनी तबाही अभी तक ये सिलसिला बारिशों का मचा चुका है, अब इसके आगे क्या है, खुदा न खास्ता मज़ीद नुकसान ना हो जाए। सितंबर के पहले 10 दिनों में मानसून के मज़ीद स्पेल मुतवक्के हैं। पंजाब में दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस दरिया के करीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। और इस वक्त तरबेला की बात कर लें, कालाबाग की बात कर लें, चश्मा और तौसा के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। उधर सतलुज को हम देखते हैं ना कि अक्सर सतलुज जो है उसका ज़ाहिर पानी का कंट्रोल भारत के पास है, वहां पर भी उन्होंने पानी छोड़ दिया है पाकिस्तान की तरफ। 450 के करीब अभी तक कहा जा रहा है कि इन बारिशों और सैलाब की वजह से लोगों की जानें जा चुकी हैं। और NDMA ये बता रहा है कि 26 जून से अब तक बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से होने वाले हादसात में टोटल अगर हम बात करें जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है मानसून का, जितने स्पेल्स आ चुके हैं 657 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं और इन हलाक होने वालों में 171 बच्चे हैं।
94 ख़वातीन हैं और 392 मर्द भी शामिल है, जबकि हादसात की बात करें तो इसमें 920 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बुनेर में सूरत काफ़ी ख़राब रही है, बुनेर में काफ़ी सूरत हाल ख़राब रही है, क्लाउड बर्स्ट जिसकी आयशा ने बात भी की है। वहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है वो जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अनवर ज़ेब हमें वहाँ से ज्वाइन करने हैं। अनवर बताइएगा, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला बुनेर के वादी गोकन में मौजूद हूँ और जुम्मे के दिन आने वाले सैलाब ने इस पूरे ज़िले में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। 3 तहसील ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसमें सबसे जो ज़्यादा मुतासिर होने वाला तहसील है वो तहसील गदीजी है, जिसमें पीर बाबा, बिशुनई, कदर नगर, बटाई कले और दीगर जो देहात हैं वो शदीद मुतासिर हुए हैं। और सिर्फ पीर बाबा के आस पास जो इलाके हैं वहाँ पर तकरीबन 181 अमवात जो हैं वो वाक़ हुए हैं। फिर इसके बाद जो है गदीजी तहसील है, जिसमें चगर्जी, गुलबांडे और दीगर जो गांव शामिल हैं, वहाँ पर भी सैलाब ने तबाही मचाई है और तकरीबन वहाँ पर 141 अफराद जो हैं वो जाँ भाग हो चुके हैं। और गोकन जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस इलाके के भी 30 अफराद जो हैं वो हालिया सैलाब में जाँ भाग हो चुके हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ जो लोग हैं वो मिसिंग है, कहीं पर इसकी तादाद 10 है तो कहीं पर इसकी तादाद 15 तक है जो कि अभी तक मिसिंग है। और जो आर्जी रास्ते यहाँ पर बनाए जाते हैं तो वो रात को जब बारिश की वजह से वो फिर से पानी में बह जाते हैं। बहुत सारे जो हैं राब्ता सड़कें पानी में बह चुके हैं, पुल जो हैं वो पानी में बह चुके हैं। तो इसी वजह से जो एग्जैक्ट मुतासिरा गाँव हैं वहाँ तक पहुँचना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ओवरऑल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पीर बाबा बाज़ार को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और ख़दशा ये जाहिर किया जा रहा है कि बारिश के बाद बारिश एक बार फिर जो नदी नाली है इसमें तो यानी हो सकती है। तो इसी वजह से बुनेर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं यहाँ पर सरकारी स्कूल जो हैं वो 25 अगस्त तक बंद किए गए हैं। ठीक, यानी कि जो अभी तक हमने फुटेजेस देखी हैं, लोग अपनी मदद आप के तहत भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। दैन हमारे फ़ौजी जवान जो हैं, पाक अफवाज के जो हमारे फ़ौजी जवान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। शिगर आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है और काफ़ी ज़्यादा तबाही के मनाजिर हैं। आबिद शिगरी हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। आबिद, ओवर टू यू, बताइएगा क्या देख रहे हैं? आज बिल्कुल हालिया सैलाब ने जिला शिगर में वसी पैमाने पर तबाही मचा दी है और सैलाब के खतरात अब भी लाहिक है। ताम गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो जारी सैलाब है इसने शिगर के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह मुतासिर किया है। सैलाब से शिगर के अहम सड़कों, पुलों, वाटर चैनल और पीने के पानी का निज़ाम तबाह हो चुका है। शाहराह केटू पर 3 जगहों पर जो पुल है वो तबाह हुए, जबकि शाहराह बादशाह पर भी एक पुल को नुकसान हुआ है। इलाके में जो बिजली का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ था, ताहम बिजली का निज़ाम अब बहाल हो चुका है। सैलाब से शिगर के जो डोर गांव है, छुमिक है, सिनो, खुरचोज और छोको का नक्शा ही तब्दील हो गया है और कई गाँव जो है खंडरात में तब्दील हो चुका है। ज़िले में 42 घरों को भी नुकसान पहुँचा है, जिनमें कई घर जो है मुकम्मल तौर पर मुनादिम हो चुका है। खड़ी फसलों को भी सैलाब के ज़द में आकर नुकसान पहुँचा है। मुतासरीन का कहना था कि फौरी तौर पे जो सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली के लिए इक़दाम करे और उनके लिए फौरी तौर पे मदद फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया आबिद शिगरी, हमें शिगर से रिपोर्ट कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल बता रहे थे कि शिगर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। ओवरऑल हर जगह हमें एक ही जैसे पानी का बहाव देखा है आपने? एग्जैक्टली, खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे कश्मीर हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान का रीजन हो, वहाँ पर भी एक ही जैसी सूरत हाल हमें देखने में आ रही है। लोग मुश्किल में हैं और वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। एक और भी जगह पर लोग मुश्किल में हैं, ज़रा सी बारिश होती है वहाँ पर लोग मुश्किल में आ जाते हैं। जगह का नाम बताएं। एंजॉय भी करना चाह रहे थे, कर भी रहे हैं, लेकिन ये है कि वहाँ का मसला ये है कि थोड़ी सी बारिश होती है उसके साथ ही मसाइल शुरू हो जाते हैं। कराची की बारिश आता है तो पानी आता है। अच्छा हाँ, ये भी था एक। लेकिन कराची की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर कराची में सिचुएशन ये है कि बारिश हुई है, कुछ जगहों पर ज़्यादा हुई है, कुछ पर कम हुई है, लेकिन पानी जमा होना शुरू हो चुका है। दैन बिजली के मसाइल वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। ओवरऑल क्या सिचुएशन है? साजिद हमारे साथ हैं, साजिद अवान कराची से हमें ज्वाइन करें, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या अपडेट करेंगे हमें। साजिद, आपके पीछे भी मैं देख रही हूँ ट्रैफिक के मसाइल भी डेफिनेटली हैं, वहाँ पर पानी भी खड़ा हो चुका है। अगर हम मोटे मोटे मसाइल की बात करें तो क्या कल से अब तक देख रहे हैं जब से बारिश शुरू हुई है? जी, कराची में सारे ही मोटे मसाइल हैं, यहाँ पर कोई छोटा मसाइल है ही नहीं। कराची में अगर बाराने रहमत बरसती है तो वो वाक़तन ज़हमत बन जाती है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर में सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली की लोड शेडिंग है। जिस तरीके से बिजली गायब हुई है उसके बाद पंपिंग स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और जो सीवरेज का निज़ाम है, ड्रेनिंग सिस्टम है, वो बंद हो जाता है और सड़कों पर पानी जो है वो बड़ी मिकदार में जमा हो जाता है। इस वक्त मैं कराची की बड़ी तिजारती सड़क एमटी खान रोड पर मौजूद हूँ, जो कि पोर्ट एरिया को लिंक करती है और यहाँ पर पानी की एक बड़ी मिकदार
जो है वो जिना ब्रिज से कबल जो है वो यहाँ पर खड़ी और यहाँ से लेकर माई कुलाची रोड तक जो है एक लंबी कतार गाड़ियों की मौजूद है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी स्लो मूव कर रही है गाड़ियों की। यहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी स्लो मूव उन्हें करना पड़ता है और एक गाड़ियों की लंबी कतार जो है वो यहाँ पर बन जाती है। जिना ब्रिज जो कि कराची का बड़ा ब्रिज है, जो कि तिजारती हब और पोर्ट एरिया को मिलाता है, सनती एरिया को। यहाँ से कोरंगी की जानिब ये सड़क जाती है और यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लंबी कतार जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक की मौजूद है। इसके अलावा गोल्डन मार्केट, खारादर, ओल्ड सिटी एरिया के इलाके जो है वो पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं। साजिद ये बताइएगा, बारिश हुई कितनी है? जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर छोटे मसाइल होते नहीं, मोटे ही मसाइल होते हैं, लेकिन बारिश हुई कितनी है जो कराची बिल्कुल जैम हो गया है, ना ट्रैफिक सही तरह से चल रही है, ना सड़कें वहां पर सफाई हो सकी है, पानी नहीं निकाला जा सका? बारिश कितनी हुई है? देखें, कराची के शहरियों की सूरत हाल ये कि जब हब्स होती है, गर्मी होती है, तो यहाँ पर बारिश की जो है वो फरियाद की जाती है, दुआ की जाती है। लेकिन जैसे ही बरसात होती है, उसके बाद कुछ ही बरसात हो, कुछ ही देर की बरसात हो, लेकिन उसके बाद जो है ये दुआ मांगी जाती है कि बरसात ख़त्म हो जाए, क्योंकि मसाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं इस शहर में। सीवरेज का निज़ाम जो है वो धर्म भरम है, नालों की सफाई मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी। इसके अलावा जिस तरीके से आपको बताया कि ड्रेनिंग सिस्टम बंद हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो पानी जो है वो सड़कों पर मौजूद रहता है, सीवरेज का पानी और बरसाती पानी, तो वो शहरियों के लिए अजियत का बाइस बनता है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाके, कोरंगी का इलाका हो, औरंगी टाउन हो, न्यू कराची का इलाका हो, वहाँ पर इस वक्त बरसाती पानी ठीक है। साथ ही अजियतों और मसाइल की तो हमने बात कर ली, लेकिन इन मसाइल को और इन अजियतों में राहत कौन लेकर आएगा? जिनकी जिम्मेदारी है बल्दियाती इदारे, वो आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं? काम हो रहा है वहाँ पे पानी निकालने के लिए और इन मसाइल के हल के लिए? जी, कराची में जो है वो राहत फराम करने वाले जो इदारे हैं उनके सरबराहान खुद राहत में, लेकिन जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से हैवी ट्रैफिक के भी गुजर होता है और इसके अलावा जो दफातर जाने वाले लोग हैं, पोर्ट एरिया जाने वाले लोग हैं, वो बड़ी तादाद में इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं, जिना ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर अतराफ में इस वक्त ना तो वाटर कॉरपोरेशन का कोई अमला मौजूद है, ना ही ज़िलाई इंतज़ामिया का कोई अमला मौजूद है, और ना ही यहाँ पर जो टाउन इंतज़ामिया उनका कोई अमला मौजूद है, जिसकी वजह से बरसाती पानी की निकासी के लिए यहाँ पर किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं किए और शहरी जो है वो अजियत का सामना करना पड़ रहा है। क्या है वेदर की मजीद फोरकास्ट क्या है? अभी ये थोड़ी सी बारिश के बाद ये मसाइल हैं, अगर मजीद बारिश बरस जाती है, चूँकि कराची के लोग इंजॉय भी करना चाहते हैं बारिश को, लेकिन ये जो मसाइल है फिर हल किस तरह से होंगे? हुकूमती मौक़िफ़ क्या है? वो क्यों मुतहरिक नहीं हो रही हुकूमती मशीनरी इसमें? जी, कराची के शहरी जो है वो दुआएं तो करते हैं कि बरसात हो और उसे इंजॉय की जाए, लेकिन वो जहमत बन जाती है। और इस वक्त जो फोरकास्ट है महकमा मौसमियात की जानिब से, वो 22 अगस्त तक तेज़ बारिश के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए गए हैं कराची में। आज सुबह जो है वो कुछ देर तेज़ बारिश हुई, उसके बाद वक्फे के बाद कुछ देर के लिए दोबारा बारिश हुई है, तो उसके बाद शहर की सूरत हाल जो है वो इस वक्त ख़राब नज़र आ रही है। अगर मजीद बारिश बरसती है तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो आप ठीक है। साजिद आखिरी जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम अगले गेस्ट को हम एंटर करते हैं। ये बताइएगा कि कराची वाले अगर 22 अगस्त तक जब तक बारिशें हो रही हैं, थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं बारिश को घर से निकल कर, तो महफूज तरीके से कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं बारिश? जी देखिए, कराची में अगर ओल्ड सिटी एरिया की सदर टाउन की बात की जाए, डिफेंस के इलाकों की बात की जाए, तो डिफेंस के लोग जो है वो सीवीओ पर जाकर जो है वो एंजॉयमेंट कर सकते हैं। कंटोनमेंट का एरिया तो वहाँ पर सड़कें कुछ बेहतर है, लेकिन अगर आप KMC या दीगर इलाकों में जो इंतज़ामिया है उनकी सड़कों पर आएंगे तो वहाँ पर बरसाती पानी बहुत बड़ी मिकदार में है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। गाड़ियाँ ख़राब हो सकती हैं, मोटरसाइकिल पर तो मोटरसाइकिलें ख़राब हो सकती हैं। तो लिहाजा इस वक्त महकमा मौसमियात का भी यही कहना है और दीगर इंतजामिया का कहना है कि घरों में रहकर जो है वो बारिश को बेहतर ये कि घर में ही रहें, घर में ही पकोड़े बना लें, चाय बना लें। ज्यादा है, डूज कम है। हाँ, तो घर में ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, यही महफूज तरीका भी होगा। साजिद, बहुत शुक्रिया आपको, आपका कैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया सारी सिचुएशन को। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ सियासत की बात कर लेते हैं और सियासत में आईनी तरमीम की इस वक्त बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है। हुकूमत मुसलसल इस बारे में क़यास आराइयों को मुस्तरद कर रही है, डिनाई कर रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, वहाँ पर उन्होंने सहाफ़ियों से बात की है और कहा है कि 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं, हम तो अभी 26वीं तरमीम को ही हज़म नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ अगर हम बात करें ANP की, तो उनकी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बड़ी हलचल जो है वो हमें देखने को मिली, जहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका
का एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। ये एलामिया जो है इसमें दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की गई थी और साथ ही साथ 18वीं आईनी तरमीम, NFC अवार्ड और सूबाई खुद मुख्तारी के हक में सख्त मौक़िफ़ भी सामने आया था। ये सब कुछ देखते हुए सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं वो किसी एक सफ़े पर आने के बजाय मज़ीद दूर क्यों होती जा रही हैं? ये जो कोशिश की जा रही है कि सबको इकट्ठा किया जाए, इसके ऊपर सब एक पेज पर क्यों नहीं आ रहे हैं? और सूबों के हुकूक का बयानिया जो है वो कितना ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बार बार इस चीज़ को ये करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि नहीं हो रही है, 27वीं आईनी तरमीम नहीं हो रही है, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई? और अना मेरे से पूछ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कौन माहौल बना रहा है? मेरा तो सवाल ये था कि ऐसा माहौल क्यों बनाएगा, बहुत सारे लोग बना रहे हैं। अब यू नेवर नो क्या होने वाला है, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बात सही है कि सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब जो है उनकी जानिब से कहा गया था कि हो सकता है 27वीं आईनी तरमीम भी आ जाए, लेकिन अब इसहाक डार जो कि नायब वज़ीर आज़म है, उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भी यही बात की गई है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी 26वीं आईनी तरमीम हुई है जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में, और 27वीं तरमीम जो है उसके बारे में भी कुछ ऐसे ही कि वो अदालती निज़ाम से मुतालिक ही हो सकती है। ऐसी ही बात है, वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑफिशियली कर दी जाती है जस्ट टेस्ट करने के लिए क्या रिएक्शन आता है, फिर इसको करें या ना करें वो सिर्फ एक टेस्टर के तौर पर शायद हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं जी, एक ज़बरदस्त स्टोरी आप तक हमने पहुंचानी है और ज़बरदस्त मेहमानों से भी आपको मिलवाना है। कराची की बाहिम्मत खातून रिदा आमिर एक शानदार मिसाल हैं कि तालीम और मेहनत मिलकर किस तरह से कामयाबी की नई राहें खोलते हैं। उन्होंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ एक आम सी नौकरी से किया, मगर दिल में बड़े ख्वाब और अज़्म के साथ तालीम हासिल की और महारतों और बिजनेस की समझ बूझ को इस्तेमाल करते हुए रिदा ने सिर्फ 7 साल के कम अरसे में, मुख्तसर अरसे में, ना सिर्फ अपना पहला कारोबार कायम किया बल्कि एक मुसलसल मेहनत और दुरुस्त फैसलों के जरिए 3 कामयाब कंपनियां 7 साल में उन्होंने खड़ी की। क्या बात है, आज वो उस मकाम पर हैं जहां पर ना सिर्फ वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा कर रही हैं। ये सफ़र जो है उनका इस बात का सबूत है कि लगन हो, मनसूबाबंदी हो, मुस्तकिल मिजाजी हो तो कामयाबी जो है ना वो आपसे दूर नहीं रहेगी। कामयाबी बस आपने जाना है, दरवाज़ा खोलना और एंटर हो जाना है। हमारे साथ रिदा मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। और सबसे पहले तो रिदा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगी। कितनी कामयाबियां माशाल्लाह आप अभी तक समेट चुकी हैं, कौन कौन से बिजनेसेस आपने खड़े कर दिए, थोड़ा सा जरा अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं। मैंने जो अपने 3 स्टार्टअप्स बनाए, इनिशियली जब मुझे आइडिया आया 2016 में मुझे आइडिया आया था। उसके बाद मैंने ग्राउंड 2 साल जो है वो ग्राउंड पे जो आपको काम करना होता है, बेस वर्क करना था, वो किया। 2018 में मैंने अपना ऑफिस जो है वो स्टार्ट किया और HR बेस मेरा पहला स्टार्टअप था। ये IT रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। स्टार्ट में हमने पाकिस्तान से स्टार्ट किया, लेकिन नाउ हम ग्लोबली जो है IT रिक्रूटमेंट सर्विसेज जो है वो सारी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, उसके एक 1.5 साल बाद क्योंकि आप जब बिजनेस करते हैं तो डिफरेंट आइडियाज आपको आने लगते हैं, तो फिर मुझे वेस्ट टैक्स, मैंने दूसरी कंपनी बनाई है, टैक्सेशन की कंपनी है ये पाकिस्तान में जो है वो टैक्सेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी सिर्फ पाकिस्तान में ही काम करती है। फिर 2021 में जो है बहुत ही यूनिक आइडिया था हमारे पास, एम्प्लॉयर ऑफ रिकॉर्ड, इसको UR कहते हैं। पाकिस्तान में ये आइडिया फर्स्ट टाइम जो है मेरी कंपनी ड्रमायर ने लॉन्च की। और इंटरनेशनल अगर यूरोप अमेरिका में देखें तो ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, लेकिन पाकिस्तान में ये फर्स्ट IT स्टार्टअप था जिसने एज ए UR स्टार्ट किया एज एम्प्लॉयर ऑफ रिकॉर्ड। सो इसमें ये होता है कि अगर आप डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे है लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हैं किसी और पार्ट ऑफ द कंट्री में, सो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि हम वहाँ जाएं और कंपनी रजिस्ट्रेशन करें और प्रोसेस करें, वीजा करें। आप थ्रू किसी भी और कंपनी के थ्रू अपना। रिदा, ये बताएगा आपको, आपने अपने गोल्स जो हैं वो सेट किए हुए थे कि 7 साल में आप 3 कंपनियां या इससे ज्यादा सेट कर सकती हैं? इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने ये सारे स्टार्टअप जो हैं वो अपनी बहन के साथ स्टार्ट किए इनिशियली। शी इज माय यंगर सिस्टर, उसके साथ मैंने स्टार्ट किया। लेकिन ऑनेस्ट स्पीकिंग कुछ भी जो था वो फिक्स नहीं था, सब कुछ फ्लो पे जा रहा था और कुछ डिसाइड नहीं किया था कि 3 कंपनियां बनानी है। वो फ्लो पे जब आइडियाज आते जाते हैं तो फिर मैंने क्रिएशन करना शुरू कर दी और इस तरह से हुआ। और अमेजिंग बात ये है कि 2023 में मेरी 2 स्टार्टअप्स, HR वैसे ड्रमायर को इंटरनेशनल कंपनी ने एक्वायर भी कर लिया है 70% शेयर्स। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। रिदा, फिर आगे क्या करने का इरादा है आपका? इस बारे में आपने सोचा है? इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा कंपनीज को और थोड़ा सा ग्रोथ करना है, हम एक्सपेंशन करना है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हम ढूंढ रहे हैं अपनी दोनों HR बेस और हमारे के लिए।
और इसको थोड़ा सा और हाई लेवल पे लेके जाना है। राइट नाउ हमारे जो ईओआर कंपनी है वो 185 कंट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और एचआरवेज भी जो है वो नॉट ओनली पाकिस्तान, मीना रीजन में भी, दुबई में भी और यूरोप में भी रिक्रूटमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। सो इसको थोड़ा सा और ग्रोथ करना है, और फिर आगे नेक्स्ट। अच्छा रिदा, ये जो आपके 7 साल की जर्नी की हम बात कर रहे हैं, ये सक्सेस स्टोरी तो जरूर है, लेकिन सक्सेस के साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं। आपको क्या क्या चैलेंजेस आए इस टाइम पीरियड में? हाँ एग्जैक्टली, चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा आए, और रास्ता में चैलेंजेस तो आते हैं, और एक के बाद एक चैलेंज जो है वो उसको कवर करते गए। और ये जिस तरह गेम होता है, एक लेवल होता है उसमें छोटे चैलेंजेस होते हैं, फिर आप अपर लेवल में जाते हैं तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल सही, हर लेवल पर मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस होते हैं, और ये चैलेंजेस ना हो तो शायद हम अपने कंफर्ट जोन में जाके ना ग्रो करना कम कर दें, तो ये चैलेंजेस भी कहा जाता है बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा रिता, बहुत सारे लोग होते हैं वो जॉब्स की बात भी कर रहे होते हैं कि ना जॉब वो कर रहे हैं और उसके अंदर ही उन्होंने ज़िंदगी गुजार ली। आप उनको क्या मशवरा देंगी, या नौजवानों को डेफिनेटली क्या पैगाम देंगी जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? जॉब्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, या फिर अपने स्टार्टअप्स जो हैं वो न्यू ट्रेंड है, या फिर आगे उसमें बहुत पोटेंशियल है फ्यूचर में? नहीं, उनको जो ग्रेजुएट्स हैं उनको ये करना चाहिए कि जब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो डिफरेंट कंपनी में अपनी इंटर्नशिप्स करें, अपनी स्किल एनहांस करें, और अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उनके पास डिग्री के साथ स्किल्स भी होनी चाहिए। नॉट द एरा ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्री में स्किल्स। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिदा आमिर हमारे साथ मौजूद थी। आपकी मुलाकात जनाब हमने करवाई, आई होप आपको पसंद आई होगी, और तमाम देखने वाले जितने भी यंग ग्रेजुएट्स हैं या जो जॉब की तलाश में है, भाई सिर्फ कंप्लेन करते रहना जो है ना वो आपके मसलों का हल नहीं है। अपने हाथ में अपने रास्ते खुद बनाने आपने जो है ना कुव्वत बाजू से उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो रिदा ने करने की कोशिश की और वो कामयाबी हुई है माशाल्लाह, एक मिसाल बन चुकी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, और अब आपकी हमने मुलाकात करवानी है दो ऐसी ख़वातीन से जिनको मंजिल से ज़्यादा रास्ते पसंद है। चित्राल के हसीन और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों की जानिब जहां पहली मरतबा हुकूमती सरपरस्ती में 17 या 16 बाहिम्मत ख़वातीन ने त्रिचमीर बेस कैंप तक कामयाब ट्रैकिंग की है, और ये चोटी हिंदुकश के पहाड़ी सिलसिले में 7,708 मीटर तक बुलंद है, और दुनिया भर के एडवेंचर लवर्स जो हैं उनके लिए ख्वाब भी समझी जाती है। तो डेफिनेटली ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अच्छा काम करे, कोई पाकिस्तान का नाम रोशन करे, या कोई एडवेंचर करे और हमारे शो का सबसे आगे का हिस्सा ना बने? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारे साथ आज वो दोनों ख़वातीन, हमारे साथ दोनों ख़वातीन मौजूद। 16-17 ख़वातीन में से 2 ख़वातीन को हमने कहा कि हम जरा शामिल, 2 ही हमारे हाथ है, हमने हमारे हाथ आई है। हमारे साथ मारिया सूफी मौजूद हैं और मिशाल खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? ठीक है जी, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आपसे शुरू करते हैं। मिशाल, ये बताइए ये जो जर्नी है आपने कैसे चुना कि ट्रैकिंग करनी है या ये वाला एक्सपीरियंस लेना है? लाइक मुझे वैसे एडवेंचर का काफ़ी ज़्यादा शौक था, लेकिन ट्रैकिंग में मतलब छोटी ट्रैक्स पे गई हुई, आज तक मैं इतने बड़े ट्रैक पे नहीं गई हूँ। एक अपॉर्चुनिटी आ रही थी तो मैंने कहा उसको अवेल करना चाहिए, और अपने प्रोविंस के एक रिप्रेजेंटेशन का भी मुझे मौका मिल रहा था, क्योंकि मेजॉरिटी ऐसा होता है कि हमारे प्रोविंस से उस तरह से फीमेल्स आती नहीं हैं, तो आई डोंट वांट कि ये मैं लूज़ करती, तो इसलिए मैं इसमें पार्टिसिपेट किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये ट्रैक, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। नाज़रीन को बताइए ना कौन से प्रोविंस से हैं आप? हमें मैं कैमरा तो बता रही थी। जी, मेरा ताल्लुक बेसिकली बलूचिस्तान से है, तो वहाँ से यू नो कि फीमेल्स की मतलब पॉजिटिवली रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मतलब कम होती है, हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया जाता है, तो आई जस्ट वांटेड टू शो नहीं हम बहुत पॉजिटिव भी आ रही है, आपके पेरेंट्स में भी बलूचिस्तान के रंग नजर आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि बहुत से बड़े नाम जो हैं वो बलूचिस्तान कोयटा से हैं, तो डेफिनेटली वो आप भी हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं। मारिया, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से शुरू किया, एंड देन ये जो अपॉर्चुनिटी है 16 जो ख़वातीन गई ट्रैकिंग के लिए, इसके बारे में ज़रा बताइए कि किसने किया, कैसे किया, ऑफिशियली हुआ था ये गवर्नमेंट की तरफ से? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मेरी जो ताल्लुक़ है वो शमशाल से है, जो पाकिस्तान के आखिरी गांव है, गिलगित बल्तिस्तान। जी, गिलगित बल्तिस्तान में, यानी हमारे गांव के बाद फिर चाइना स्टार्ट होता है, तो वी आर द लास्ट। ओके, तो मेरे लिए जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पता चला, बिकॉज़ जब आप बहुत रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ इसमें आप कल्चरल एक्सपोजर आपको होती है, आप जो है मुल्क के दीगर जो मुल्क के दीगर जो एरिया से लोग आते हैं उनके साथ आपकी जो एक कनेक्शन हो जाती है।
सो मैंने सोचा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारे जो डेली लाइफ में ट्रैकिंग इज़ वेरी नॉर्मल। आपने बताया कि आप बचपन से कर रही हैं ट्रैकिंग, कितनी उम्र से आपने शुरू किया? मैं जब क्लास 8th में थी, आई थिंक 19 ईयर्स ओल्ड जब मैं थी, तो मैंने 6000 का मैंने एक पीक सबमिट कर ली थी। एंड उसके बाद से फिर मुझे शौक पैदा हुआ। व्हाई डिड यू चूज ट्रैकिंग? ट्रैकिंग एक तो ये कि हमारी डेली लाइफ में है, एंड दूसरी बात ये है कि फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप बहुत एक्टिव रहते हो, एंड साथ में फिर ये है कि आपका फिटनेस। एंड दिस इवेंट, अबाउट दिस इवेंट, इसके बारे में मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा बताइए कि ये वहाँ गवर्नमेंट, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इसको इनिशिएट किया गया कि 16-17 लड़कियाँ जो हैं वो जाएंगी ट्रैकिंग करने के लिए। तो ये गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के नहीं, ये केपी गवर्नमेंट ने, जी केपी गवर्नमेंट ने ये एक्चुअली जो थ्रिचमीर है उसका ये 75 इयर्स का वो सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड उसमें फिर उन्होंने जो है ये फीमेल्स की ये ग्रुप उन्होंने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा जर्नी कैसा रहा आपका इस ट्रैकिंग को करते हुए? आप जितनी लड़कियां थी वो आपस में किस तरह का कनेक्शन बना, वो भी थोड़ा सा मिसाल शेयर करें। कनेक्शन जो था हमारा आपस में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, क्योंकि आप पहली बार तो आप इतनी हाइट पे होते हैं, फ़ोन काम नहीं करता और एक दूसरे से ही आपने बात करनी है, एंड यू हैव टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। आपको दोस्ती करने के लिए, अच्छा ताल्लुक बनाने के लिए इंटरनेट बंद होगा तो फिर आपकी दोस्तियां होंगी। आप एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जब आप पहाड़ों पे होते हैं आपको ये नहीं पता टाइम क्या होता है, दिन क्या होता है, एंड यू आर जस्ट मूविंग टुगेदर। तो उसमें आप ज़ाहिर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हो। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श था, हिंदू कश बहुत ज़्यादा गर्म रीजन है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी दिन में, और रात में बहुत ठंडा होता था। अच्छा, आपस के ताल्लुकात किस तरह से होते हैं, या दोस्ती आप तो पहले से दोस्त थी या फिर वहाँ पर जाके डेफिनेटली बने? एंड मारिया इज द पर्सन के बारे में जरा मुझे बताइए। पर्सन जब मैं ट्रैक करके पहुंचती थी ना, शी इज़ द वन, ये मुझसे पहले पहुंची होती थी, शी इज़ लाइक वेलकमिंग, लाइक हग कर रही होती थी, मिसाल पहुंच गई, और वो इतना उस टाइम अमेजिंग लगता था क्योंकि आप इतनी मुश्किल से पहुंचते थे। मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो थी इन ट्रैकिंग ना, मैं लास्ट वाली लड़कियों में होती थी, लेकिन शी इज़ माशाल्लाह बचपन से करनी तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती थी। शी इज़ स्टैंडिंग और सबको वेलकमिंग कर रहे होते थे, उससे ये होता था कि एक आपका बॉन्ड बनता था, एक आपको अप्रिसिएशन होती थी। मिशाल, चैलेंजेस क्या आए रास्ते में? जिस तरह मारिया तो बता रही है कि वो तो बचपन से उनके लिए तो ये कोई इतना बड़ा मसला है नहीं, आपको चैलेंजेस क्या है? मुझे वहाँ पे लाइक सबसे बड़े चैलेंजेस ये थे कि एक तो ये था कि आपके ना जो वहाँ पे बोल्डर्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा हार्श थे। मतलब वो इतने थे कि लाइक आपके ना शूज़ कट हो रहे थे, मतलब ऐसी कोई लड़की नहीं है 16 जिनके शूज़ ना फटे हुए हों, इतना वो हार्श मतलब ट्रैक था। ठीक है। इसके अलावा जो उसमें आप फिर हम ग्लेशियर्स पे गए, ग्लेशियर्स यू नो इट्स वेरी टेक्निकल, और मेरी पहली वॉक थी ऑन ग्लेशियर्स, इट्स लाइक फॉर मी इट वाज वेरी स्केरी, लेकिन फिर भी एक दूसरे की सपोर्ट से हम कर रहे थे। केपी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की, उनकी तरफ से जो टीम थी, जो उनके साथ लोग थे, उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा असिस्ट किया इन सब चीज़ों में, तो वो कलेक्टिवली हम इसको कर सके, लेकिन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, डिफ़िकल्ट, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मारिया करती आ रही हैं एंड यूज टू भी हैं, तो मैं मारिया आपसे पूछती हूँ, किसी भी ट्रैक का दुश्वार गुजार होना या चैलेंजिंग होना कितना ज़रूरी है आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कि येस I did something. I've done something. Yeah, so मैं ये समझती हूँ कि ट्रैकिंग because ये इजी काम है नहीं, so ट्रैकिंग में आपको भूख भी लगेगी, आपको धूप भी लगती है, आपके जूते भी फटते हैं, सर्दी भी बहुत होगी, सर्दी भी बहुत होती है, और कभी कभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम वेदर आपको देखना तो आपने जो है ना, जब तक आप ये चीज़ें फील नहीं करेंगे कि मुझे गर्मी लगी है या मुझे बहुत ठंड लगी है या फिर मुझे बहुत भूख लगी है, तब तक मैं समझती हूँ कि वो ट्रैक नहीं है। एडवेंचर पूरा नहीं होता। रिलायंस भी सिखाता है ट्रैक करना, कि आपने कैसे, अगर कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा तो आपने कैसे खुद अपने आप का सेल्फ सफिशिएंट किस तरह से होना। ठीक है, तैयारी कितने अरसे में होती है? आप तो यूज्ड टू हैं, आपने पहली मर्तबा इतना लंबा ट्रैक किया है, तो मैं दोनों से चाहूँगी कि आप बताएं कि तैयारी आपने कितने अरसे में की और क्या क्या तैयारी के अंदर शामिल होता है? अगर कोई ट्रैक करना चाहता है तो उसको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? लेकिन ट्रैक के लिए उसके ना स्पेसिफिक आपके इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए, लाइक ट्रैकिंग के आपके शूज़ हैं, आपको हाई एल्टीट्यूड के लिए आपको अपना पूरा मेडिकल बैग चाहिए होता है जिसमें आपकी मेडिसिन होती हैं। ज़ाहिर है आप जितना जितना हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, एंड आई वांट टू मेंशन देयर कि मुझे 3 टाइम्स लगी है ऑक्सीजन, बिकॉज इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी। मैं जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे
जा रही थी, आई वाज अनएबल टू वॉक, तो उसमें लेकिन वैसे आप माशाल्लाह हेल्दी हैं, वैसे हेल्दी हैं, लेकिन यू नो आप जब ट्रैक कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, ऑलरेडी आपकी बॉडी वैसे भी ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही होती है। इसलिए पूछ रही हूँ कि इट डजंट मैटर आप हेल्दी हैं या नहीं हैं, वहाँ पे जाके ऑक्सीजन अगर कम है तो इट इज गोइंग टू बहुत अफेक्ट। पुराने ट्रैकर्स भी होते हैं, उनको भी आपने देखा है K2 या आपके दूसरे कैंप्स होते हैं, रिक्वायरमेंट आपको पड़ जाती है, डिपेंड्स ऑन वेदर एंड आपकी बॉडी उस तरह हाई एल्टीट्यूड को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उन सब चीज़ों में। सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको कौन सा ट्रैक लगा, ये चैलेंजिंग या दूसरी तरह से आपने सबसे ज़्यादा इंजॉय कौन सा ट्रैक किया अभी? और तैयारी के बारे में भी बता दीजिए। जी, अभी जो हम ट्रैक करके आए ये मैंने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान से जो है पार्टिसिपेंट्स थे, और वो कहते हैं कि अगर आपने किसी को अगर जानना है, पहचानना है, तो उसके साथ ट्रैवल कर लो। तो वो वाला मामला हुआ हमारे साथ, बिकॉज हर एक को अभी मैं सही से जानती हूँ, मेरी सबसे दोस्ती। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मेरे पास सिर्फ 2 दोस्त थे जो मेरे अपने गांव के थे। तो अभी जब मैं मिसकंसेप्शंस दूर हुए एक दूसरे के बारे में, या डिफरेंट क्योंकि प्रोविंसेस से आई हुई थी ख़वातीन, तो मिल के उनके कल्चर के बारे में जानना है, एंड देन आपके वो प्री कंसीव्ड कंसेप्शंस बने हुए, मिसकंसेप्शंस बने हुए तो लोगों के बारे में वो दूर हुए? हो जाते हैं जी। अच्छा, खाने पीने का किस तरह से आप लोग करते हैं वहाँ पे जाके, क्या पकाना है? मौसम की आपने खुद भी बात की कि बड़ी सख्ती होती है, तो वो किस तरह से मैनेज करते हैं? मुस्कुराहट कुछ बता रही है। हाँ, इसमें एक बहुत फनी चीज़ है, मैं ऐड करूँगी। हमारे साथ जो ज़ाहिर KP गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो जब आपके साथ ना हमारे ये होता था कि हाई एल्टीट्यूड आपको पता है वहाँ पे कुकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, और आप फूड नीचे से भी नहीं लेके जा सकते थे, तो हमारे साथ एक दुम्बा ऊपर जाता था कैंप, उसको वहाँ पे ज़िबा किया जाता था, फिर वो पकता था। वहाँ पे हमारे पास पूरी टीम थी जो हमारे साथ लड़कियां खुद ही ज़िबा कर रही हैं। इतने एडवेंचरस अभी तक नहीं हुए, जाबाज अभी हमारी लड़कियां नहीं हुई है, लेकिन चले ठीक हो गया, जबरदस्त। आगे का क्या प्लान है भाई आप दोनों का? कौन बताना चाहेगा पहले? मारिया, आगे का क्या प्लान है? अच्छा, तो आगे का, मैं स्पोर्ट्स में नॉर्मली बहुत इन्वॉल्व हूँ, यानी मैं स्कीयर हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ होती हूँ, और ये जितने भी ख़तरनाक स्पोर्ट्स हैं वो मैं सारे कर लेती हूँ। तो आगे का ये है कि खतरनाक स्पोर्ट्स आसानी के साथ कर लेती हूँ। हाँ, इस तरह से बोला है आपने। आगे का ये है कि मैं बिकॉज हम फर्स्ट पेज थे जो त्रिशमीर बेस कैंप गए, तो हम नहीं चाहते कि हम लास्ट हो। तो वी आर ट्राइंग, बिकॉज अब 75 ईयर्स में वी आर फर्स्ट पेज मीन्स ये है कि अभी ये स्टार्ट है। सो अभी हम कोशिश करें कि जो बाकी फ़ीमेल्स हैं उनके लिए हम नए दरवाजे खोलें, आसानियाँ हो। जी बिल्कुल, ताकि वो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में आए, ट्रैक्स, बिकॉज ज़रूरी है आजकल के दौर में। ये आजकल जो जनरेशन है जो बिल्कुल फ़ोन में लगे हुए होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा एज ग्रुप है? सारी लड़कियां जो गई थी ट्रैक पे, किस एज ब्रैकेट की थी सारी लड़कियां? एडल्ट्स थे सारे। हाँ, मतलब इतना नहीं होगा, आप क्रॉस करना 35 से ऊपर तक कोई नहीं थी, मतलब सब, यानी आप कह सकते हैं सभी एडल्ट्स से, और अच्छे तरीके से माफ कीजिएगा मुकम्मल हो गया ये ट्रैक, और आपको अच्छी तरह से सपोर्ट भी किया गया, सारी फैसिलिटी सब सेफली वापस आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। आई होप आप इसी तरीके से अपना भी शौक पूरा करते रहें, और इस शौक में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। विशाल, मारिया, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। जनाब, हमने आपकी मुलाकात करवाई है 2 ऐसी ख़वातीन से जो अपने कंफर्ट जोन से निकल कर अपने शौक को तो पूरा कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी हेल्थ के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। उनका शौक ऐसा है कि जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी देता है। तो आप लोग भी मोबाइल से निकलिए, और ये मैं अपने आप के लिए भी कह रही हूँ कि बाहर निकलना, क्योंकि मैं इनको ब्रेक में कह रही थी कि मैंने भी सोचा था ट्रैकिंग करने का, लेकिन मेरा ख्याल जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाया। किसी दिन आयशा किसी ट्रैक पर जाएंगे, चाहे आधे रास्ते से खींच के लेके जा सकते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोशिश करती हूँ दूँ ताकि ये बाद में बैकआउट ना कर सके। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हमने इस सेगमेंट में बात करनी है मल्टी विटामिन्स के इस्तेमाल के हवाले से। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं वो सारे इस्तेमाल करते होंगे, और इस्तेमाल भी हम किस तरह से करते हैं, मुझे उसने कह दिया ये मल्टी विटामिन की ये वाली अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नहीं करते हैं, जिनको ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि कोई और बंदा इस्तेमाल कर रहा है और उसके अंदर ये डेफिशिएंसी थी,
तो मेरे अंदर भी होगी तो मैं भी ये इस्तेमाल कर लेता हूं। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि स्किन के लिए ना ये वाला मल्टीविटामिन इस्तेमाल करो, स्किन अच्छी हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे। तो अच्छा, आई एम द कल्प्रिट, मैं भी समटाइम्स यूज़ कर लेती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीविटामिन का कोई नुकसान ऐसा शायद नहीं होता, अभी तक मुझे ऐसा लगता था, तो इसलिए कर लेने चाहिए। लेकिन फिर मुझे पता चला जब हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि भाई अगर ये ज़्यादा हो जाए ना, एक तो डेफिशिएंसी होती है और फिर अगर कोई मल्टीविटामिन ज़्यादा हो जाए तो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डॉक्टर से मशवरा करना। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम डॉक्टर को या फिर एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनसे ज़रा समझ लेते हैं कि भाई कौन सा मल्टीविटामिन हम ले सकते हैं और कौन सा मल्टीविटामिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर या उसके प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हमें नहीं लेना चाहिए। तो हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ मौजूद हैं मिनाहिल हारून। मिनाहिल को वेलकम करेंगे शो में। कैसी हैं मिनाहिल आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक। ऑफ कैमरा तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिनाहिल से ले लिए। मिनाहिल ये बताएं सबसे पहले तो मल्टीविटामिन किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। अगर आप किसी चीज़ में डेफिशिएंट हैं, कोई मल्टीविटामिन है जिसकी ज़रूरत है, फिर आप मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करोगे। ऐसे आपने कोई विटामिन नहीं लेना होता, ठीक है। आजकल जो मोस्ट कॉमन हम लोग देख रहे हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंसी है, क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता। तो वो भी यही है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं फिर उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं B12 डेफिशिएंसी, जो लोग गोश्त नहीं खाते उनको मिनाहिल टू द पॉइंट सीधा वो आई हैं अपनी बात के ऊपर कि मेरे से इधर उधर की बिल्कुल बात नहीं करनी। अच्छा मिनाहिल, यू बीइंग द डाइटिशियन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीविटामिन? क्यों इंट्रोड्यूस हुए, क्यों अगर कोई लोग लेते हैं या डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं तो क्यों करते हैं? पहले मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देन हम आएंगे कि किस चीज़ के ऊपर क्या हमें मल्टीविटामिन लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है और हम ज़्यादातर जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो हमें न्यूट्रिएंट्स तो डाइट से मिल ही नहीं रहे आजकल। इसी वजह से जो है वो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप मल्टीविटामिन्स ले लो, लेकिन हमने इस बात को ऑपोजिट कर लिया है। हम ये समझते हैं कि डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें इस तरह से ग़िज़ायत नहीं मिल रही, तो हम कोई भी मल्टीविटामिन ले लेते हैं, जो कि एक गलत बात है। अच्छा। तो इसका रुझान इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि हमें डाइट से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। दूसरा ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हम लोग वो चीज़ें नहीं बना सकते, होम कुक्ड मील्स हम नहीं ले रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम मल्टीविटामिन पे डिपेंड कर लेते हैं। मिनाहिल का कहा जाता है, जिस तरह आयशा ने भी कहा कि विटामिन डी जो है उसकी तो डेफिशिएंसी अक्सर ही लोगों को होती है। टेस्ट करवाने चाहिए सबसे पहले, डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, या क्या होना क्या चाहिए? अच्छा, अभी रिसेंटली हमारी एक क्लाइंट थी, वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रही थी एंड शी डिडंट नो कि उनका विटामिन डी बिल्कुल ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगातार 4 मंथ्स उस सप्लीमेंट को लिया। बहुत ही ऑड वन आउट थी वैसे मोस्टली लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। हाँ। तो उनकी बॉडी में इन्फेक्शन शो होने लग गया इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब बॉडी ना स्वेल हो जाती थी। तो वो वेट लॉस भी कर रही थी, तो उनका वेट कम नहीं हो रहा था। सो आई आस्क्ड हर कि आप एक दफ़ा ना अपना विटामिन डी चेक करा लो, मे बी लो हो, लेकिन पता चला कि वो एक्सेस में था। और फिर डॉक्टर्स ने उनको कहा कि दिस वाज डेंजरस। अगर एक्सेस में कोई चीज़ हो जाती है वो आपकी किडनी को अफेक्ट कर सकती है, लिवर को, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो आप कोई भी ऐसे विटामिन डी या कोई भी सप्लीमेंट ना लें। और आजकल हर सप्लीमेंट जो है हो सकता है उसमें पूरी ग़िज़ायत ना हो, सप्लीमेंट में न्यूट्रिएंट ही ना हो, उन्होंने कुछ और डाला हो। कुछ बॉटल्स आती हैं उनके ऊपर मेंशन ही नहीं होता इसमें कितने आप बहुत डरा रही हैं मिनाहिल। कैसे पता लगेगा फिर एक आम बंदे को? आपने ना बॉटल के पीछे हमेशा देखना है कि 12 to 13 विटामिन मिनरल्स के नाम हो। ठीक है, फिर आपने वो सप्लीमेंट इस्तेमाल करना है। किसी भी सप्लीमेंट के लिए आप ये बात कर रही हैं? हाँ, किसी स्पेसिफिक सप्लीमेंट? जैसे मल्टीविटामिन हमारे पास आता है तो उसमें 12 to 13 अगर विटामिन्स हैं तो दैट इज़ वेरी गुड मल्टीविटामिन। ठीक है। इसके अलावा आप विटामिन सी या कोई भी विटामिन ई का यूज़ करें तो उसके पीछे देखें उसकी क्या कंपोजिशन है। अक्सर विटामिन आजकल आ रहे हैं पीछे डोज या कंपोजिशन ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम फिर अपनी मर्जी से। अच्छा, हमें आदत भी तो नहीं होती ना कि हम इंग्रेडिएंट्स किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले, ओ मेरी दोस्त ये खाती है या मेरी दोस्त ने ये चीज़ ली है तो ये मैं ले लूँगी तो मुझे भी फ़ायदा देगी। ये तो चले हमें समझ आ गई कि हमने ऐसे नहीं करना, डॉक्टर की परमिशन से या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से हमने कोई भी मल्टीविटामिन लेना है टेस्ट करवाने के बाद। लेकिन कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं, लाइक मेरे जहन में 1-2 आ रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो जिनसे आप मिले, आपने कहा कि मुझे ये मसला, तो आप वो वाला मल्टीविटामिन ले लें। हम टेस्ट नहीं करवाते, टेस्ट ना करवा के अगर डॉक्टर हमें कह रहे हैं तो हम ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर की बात पे तो भरोसा कर ही सकते हैं हम। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज़ के
अगर कोई पेशेंट रूम में एंटर होता है ना, हमें दूर से पता चल जाता है कि इसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई सिम्टम है, जैसे साइकिक एबिलिटीज तो नहीं आ जाती हैं। एक्चुअली डील इतना किया होता है ना, रोज हम लोग न्यू लोगों से मिल रहे होते हैं, हमें पता होता है, तो वो आप क्लिक कर जाते हो एकदम से ना सिम्टम्स के साथ। जैसे अगर किसी को लेजीनेस हो रही है, बाल गिर रहे हैं, आंखें पेलनेस हो रही है, तो हम कहते हैं जी आपको आयरन। अभी आपको मुझे देख के क्या महसूस हो रहा है, किस चीज की कमी मेरी आंखों में देख के कोई महसूस हो रही है? मुझे तो आप दोनों परफेक्ट लगते हो, वेट वाइज भी और स्किन वाइज भी। लेकिन फिर भी हम टेस्ट करवाएंगे, हम आपकी बात को बहुत पूछेंगे कि हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। कॉमन टेस्ट जो है वो सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट आप करवा लें, इसके साथ लिपिड प्रोफाइल करवा लें जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह इन चीज़ों का पता चलेगा, एंड लास्टली विटामिन डी। अच्छा, माहिर ग़िज़ाइयत है आप, ये बताएं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनको इस्तेमाल करके हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े? ऐसा पॉसिबल है आज के टाइम में? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप घर का खा रहे हो, आप हर फ्रूट इस्तेमाल करो, फ्रूट चाट बनाओ, उसके ऊपर लेमन स्प्रिंकल कर दो, विटामिन सी भी मिलेगा साथ में। सो इस तरह से आपने हेल्दी कॉम्बिनेशन बनाना है। चाट मसाला जो ऊपर हम डालते हैं, चाट मसाला डालें, लेकिन वो टेस्ट के लिए उसके अंदर कोई विटामिन मिनरल नहीं है, लेकिन अच्छी बात है अपने खानों को जो है वो मज़ेदार बनाएं, तभी तो खाए जाएंगे। और सेकेंडली ये है कि बीटरूट का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, स्मूदीज, शेक्स, हर चीज़ को शामिल करें। अब हम क्या करते हैं, एक ही अंडे पे किसी के अंदर अगर विटामिन सी की कमी है, उसको फिर कौन से फ्रूट्स और कौन सा खाना खाना चाहिए? दो चार बड़ी डेफिशिएंसीज है ना, उनके बारे में थोड़ी ज़रा हेल्प हो जाएगी हमारी भी और देखने वालों की। लेमन इसमें आता है, इसमें हमारे पास हाँ सिट्रस जितने भी हमारे पास फ्रूट हैं वो आ जाएंगे, ग्रेप फ्रूट हो गया, लेमन हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आ जाती हैं, तो यहाँ से आप विटामिन सी ले सकते हो। और बेस्ट चीज़ ये है कि आप लेमन वाटर का इस्तेमाल करो। लेमन वाटर इन दिनों जैसे मानसून चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बारिश की आवाज़ भी आ रही है। मैग्नीशियम का आजकल बहुत ज़्यादा, और बड़े बड़े एड्स भी इस बारे में मैं देख रही हूँ कि बड़े एड्स चल रहे होते हैं मल्टीविटामिन के, मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम अगर मैं मल्टीविटामिन नहीं लेना चाहती, कौन सी चीज़ें मुझे खानी चाहिए, कौन सी? अच्छा, मैग्नीशियम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती चलूँ कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, उनकी बॉडी से मैग्नीशियम डिप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से हम उन्हें कहते हैं कि आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अब इसमें वो पेशेंट्स आ जाएंगे जिनको ऑलरेडी डिप्रेशन है, तो डॉक्टर उनको कह सकता है कि जी आप मंथ के लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल कर लें, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन डेली इस्तेमाल होता है वैसे ये जो सारे सप्लीमेंट्स बात कर रहे हैं डेली? नहीं, मैग्नीशियम की मैं बात कर रही हूं, के बारे में। फिर वो डेली आप यूज़ करोगे 1 मंथ के लिए। किसी भी सप्लीमेंट को आपने 3 से 4 मंथ्स लेना होता है, ठीक है। उसके बाद उसका टेस्ट करवाएं और उसको डिसकंटिन्यू करें। ऑलराइट, ये नहीं होता कि लाइफ टाइम नहीं है, लाइफ टाइम नहीं है। ये बात नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मेमोरी का इशू हो रहा है, तो उसके लिए मैंने मैग्नीशियम लेना शुरू कर दिया। वो ठीक है, मेमोरी के लिए मैग्नीशियम ठीक है, या फिर टेस्ट लाजमी करवाना है? आप बादाम खाएं, आप वॉलनट्स खाएं, आपके पास सारी नेचुरल चीजें। बादाम के बारे में तो कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती है, धोखा खाने से आती है। मेमोरी के वाले से आयशा ने बात की, मेरा अपना भी ये प्रॉब्लम है। अब बादाम खाने हमें फौरन रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, जल्दी में रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तो कोई सप्लीमेंट्स में ऐसा है जो मेमोरी को बेहतर करे? देखिए, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें आप मल्टीविटामिन ले लें, उसमें आपको सारे सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और वो हेल्पफुल सारे विटामिन्स मिल जाएंगे। हाँ, वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर मैं कहूँ कि आप किसी एक सप्लीमेंट पे डिपेंड कर लो, हो सकता है कि वो सप्लीमेंट उस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल ना रहे। ओके। तो आप मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर लो, और साथ में आप आलमंड्स लो, वॉलनट लो, आप सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर लो, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, ये बहुत अच्छे हैं। नेचुरल ग़िज़ाएं नहीं छोड़नी आपको, आपकी हेयर, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा, हार्मोन्स को बहुत बेहतर करता है, मूड को एलिवेट करता है, सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और मैग्नीशियम आपको डार्क चॉकलेट से मिल जाएगा। ऑलराइट, जो चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए डार्क चॉकलेट है। देन यू कैन गेट इट फ्रॉम वॉलनट्स और सीड साइकिलिंग, इन चीज़ों से आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। ठीक है मिनाहिल, थैंक यू सो मच। मिनाहिल हारून डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद है, एंड शी वाज बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने किसी भी मल्टीविटामिन को रेकमेंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर आपने लेना है मल्टीविटामिन तो अपने टेस्ट करवाइए, उसके बाद जाकर ही आप खरीद सकते हैं। और अगर नहीं भी आपने करवाना तो जो नेचुरल हमारे पास हमारे खाने हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उनसे आपको मिल सकता है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच मिनाहिल, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई की है। अब हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ मजीद सेगमेंट्स पर। हमारे साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited.
सेगमेंट है मनी मैटर्स, इसके अंदर हम बात करते हैं मुल्क की मईशत के बारे में। आज एक और टॉपिक फरहान बुखारी के साथ हमने डिस्कस करना है और वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कई बड़े चैलेंजेस से गुजर रही है और कई बड़े मौके भी हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 3 बड़े मनसूबों का ऐलान जो है वो किया था और इसको हमने डिस्कस भी किया था कल कि कौन कौन से नए मनसूबे हो सकते हैं, जिसके अंदर पंखों की बात की गई थी कि ऐसे पंखे दिए जाएंगे जो कि बहुत एनर्जी एफिशिएंट होंगे। इसके साथ साथ एक बॉन्ड की बात की गई थी कि मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे ताकि नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर काम किया जा सके। इसके साथ साथ कुछ बात की गई थी कि जो ज़रई ज़मीन है उसका अंदाज़ा सैटेलाइट के थ्रू लगाया जाएगा। लेकिन आज जो है हमने कुछ बात करनी है फरहान बुखारी साहब से मुल्क के ज़रई रकबे के बारे में कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मुल्क के अंदर जो ज़रई रकबा है वो तब्दील होता जा रहा है, सुकड़ता जा रहा है। इसकी रीजंस जो है वो क्या है और इसके ऊपर हमें परेशान क्यों ज़रूरत है। तो फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनसे जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बारिश एंजॉय करके आ रहे हैं? बहुत सख्त तेज बारिश और अंदाजा भी हुआ क्लाइमेट चेंज का अंदाजा लग ही रहा था महफूज रखे सब लोगों जी बिल्कुल। मुझे लग रहा था कि मेरी गाड़ी के ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बच के आ गए। ये जो आज का टॉपिक है इसके बारे में जरा ओपन करते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, एक ये औसत कम हो रही है। 2010 में 6 एकड़ से ज़्यादा औसत थी फी किसान की मलकियत। 2025 में वो कम हो के तकरीबन 5 एकड़ हो गई है। ठीक है। आबादी बढ़ी है तो इसलिए औसत कम हो गई। ठीक है। फैमिली साइजेस माशाल्लाह जैसे हैं हमें इल्म है, ख़ासतौर पे देहाती इलाकों में चले जाएं, पॉपुलेशन कंट्रोल का कहीं कोई आपको नाम निशान इतना नज़र नहीं आता। तो बड़ी कैंपेन्स भी तो चलती रही हैं, माजी के अंदर भी हमने देखा है पॉपुलेशन कंट्रोल की। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जिस किस्म का अर्जेंट इमरजेंसी एक्शन होना चाहिए वो एक तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा, ज़राअत के बारे में ये जो बड़ी बड़ी स्कीम्स की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर फलां स्कीम, चीफ मिनिस्टर पंजाब ख़ास तौर पे, फिर सिंध में भी है भी स्कीम, मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ कोशिश है सूबाई लेवल पे, लेकिन उसका जो ज़मीनी हालात हैं उनसे ताल्लुक बहुत कम नज़र आता है, मुताबिकत नहीं रखता। नहीं मुताबिकत। अच्छा, मॉडर्नाइज जो तरीके हैं ज़राअत के, हम अक्सर उसके बारे में बात भी कर रहे होते हैं, उसके लिए कितना बड़ा मतलब बैरियर है अगर ये ज़मीन सुकड़ रही है, ज़रई रकबा सुकड़ रहा है तो? ये औसत सुकड़ रही है और अब जैसे मैंने अर्ज़ की 5 एकड़ फी किसान, ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि देखिए ना, हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई और अभी तक जो चल रही है वो 50 हॉर्स पावर से ट्रैक्टर्स शुरू होते हैं। छोटे ट्रैक्टर्स छोटे किसानों के लिए छोटी ज़मीनों में वो एक दफ़ा 80 की दहाई में कोशिश हुई थी और लेकिन ये कि वो ख़त्म कामयाब नहीं हो। अभी भी तो हम इस तरह की स्कीम सुनते रहते हैं कि जी ट्रैक्टर स्कीम जो है वो पंजाब के अंदर शुरू की गई है। लेकिन मैं चाहूँगी पहले ये जो ज़मीन सुकड़ रही है, ज़रई रकबा सुकड़ रहा है, इसको थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। इसका क्या मतलब है? सुकड़ने का मतलब क्या बंटवारा बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए हर किसान के हिस्से में बहुत कम ज़मीन आ रही है, या फिर और भी इसकी रीज़न है? इसको थोड़ा एक्सप्लेन। देखिए, बंटवारा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि 15 साल के अरसे में अगर औसत कम हुई है तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज से 15 साल बाद क्या हाल होगा, क्योंकि ये तो एक नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि किसान इस वक्त बहुत अबतर हालात में हैं, जो ख़ास तौर पे गरीब किसान की बहुत ज़्यादा माशी मुश्किलात हैं। प्रोडक्टिविटी, पैदावार, औसत पैदावार कम हो रही है। ठीक है। तो कई जगहों पे ये भी देखने को मिलता है कि जी वो ज़मीन थी लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने थोड़ी लेकिन हमें परेशान क्यों होना चाहिए? अगर पर किसान रकबा कम होता जा रहा है, सुकड़ता जा रहा है, तो इस पे हमें क्यों परेशान होना चाहिए? क्या पैदावार भी इससे जुड़ी हुई है कि कम हो रही है तो इसलिए जी बिल्कुल इकोनॉमी पे अफेक्ट आ रहा है? बिल्कुल। एक तो पैदावार कम हो रही है और दूसरे बज़ाहिर ये लगता है कि जो छोटे गरीब किसान हैं उनकी जो फाइनेंशियल वर्थ है या माशी सकत है वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो रही है और ये एक मुतवातर सिलसिला चल रहा है। और फिर जो पिछले साल से गंदम का क्राइसिस था और इस साल भी बड़ा शोर शराबा हुआ उसके ऊपर, क्योंकि कीमतें गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से क्रैश हो गई। पैदावार कम क्यों हो रही है? अगर बंटवारे वाली आप एग्जांपल दे रहे हैं तो उस ज़मीन पर भी तो ज़राअत ही हो रही है ना। अगर बंटवारा हो भी गया तो फिर पैदावार किस तरह से कम हो रही है? आसान अल्फाज में ये है कि किसान की जेब में आज बज़ाहिर ये लगता है कि कम पैसे हैं बनिस्बत आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले के। तो अगर उसकी जेब में कम पैसे हैं तो फिर वो पैदावार के लिए सरमाया भी कम लगा रहा है।
मसलन एक बहुत बड़ा जो बहरान है मुल्क में, जिसको कोई मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़े पैमाने पे डील करना चाहिए, अभी तक किया नहीं, वो है बीज का मामला। गंदम के किसानों के दरवाजे पे मैंने जाकर ख़ुद लोगों से बात की है, जो कि 20-20, 25-25 साल से जो बीज लगाया था, 20-25 साल, हर साल वो उसमें से थोड़ा सा बीज बचा लेते हैं, अगले साल वो लगा देते हैं। उसकी वजह से वक्त के साथ साथ प्रोडक्टिविटी कम हुई है, पैसे नहीं हैं तो वो पूरी खाद नहीं दे रहे। अच्छा, एक और जो फैक्टर है उसको भी मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं लाहौर से हूँ, पंजाब से मेरा ताल्लुक है। वहाँ पर जितना भी रकबा है, ज़रई रकबा, मैंने वहाँ पर ओवर द ईयर्स सोसाइटीज़ बनती हुई देखी कि ज़रई रकबा इस तरह से भी कम हुआ है कि किसान जो है अपनी ज़मीनों को बेच भी देते हैं, एंड देन उनको कंटेन करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। ये भी इसके अंदर एक फैक्टर हो सकता है, इसको मसला बनाने के लिए। हो रहे हैं गाँव तक। देखिए, ये अर्बनाइजेशन तो वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। जैसे जैसे आबादी मुल्क में बढ़ रही है तो नई तो इसका ऑल्टरनेट हमने क्या सोचा है? इसका अगर हमें फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो गया फ्यूचर में, मेरे ख्याल में जो वैसे ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ शहरों के इर्द गिर्द हैं, इनका शायद इतना बड़ा असर ना हो प्रोडक्टिविटी लॉसेस पे जितना दूसरी चीज़ों का है। ठीक है कि अगर आप इनपुट ही नहीं डाल रहे, अगर आप खादें, पेस्टिसाइड, फिर मिलावट इतनी है, वो लोग किसान के ही रोते हैं। हल क्या है? हुकूमत को स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि किसानों की हालत-ए-ज़ार को बेहतर किया जा सके और इस मसले की जिसकी आज हम बात करें उसको भी बेहतर किया जा सके। पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ, जितना कुछ मैंने पढ़ा है और देखा है, जितना आज ज़रई शोबे का बहरान है, मेरे ख़्याल में माजी में शायद देखने को नहीं मिला। और उसकी वजह यह है कि आज का बहरान गरीब किसानों के उसने घरों को घेर लिया, बल्कि घरों में दाखिल हो गया है। और इसलिए अब आप देखिए ना, पिछले साल का इकनॉमिक सर्वे ये बताता है कि निस्फ फ़ीसद से कम या 0.6% ज़राअत के शोबे में ग्रोथ हुई, जो कि नेगेटिव है, क्योंकि 2.5% से ज़्यादा तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये मामलात ऐसे हैं कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, तरक्याती अमल है, इस वक्त सड़कें, दूसरा तीसरा ट्रेन, वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि ज़रा ये आप चंद साल के लिए रोक भी सकते हैं, 5 साल बाद सड़कें बन जाएंगी, इतनी आपने पहले ही बना ली हैं। आपको पहले चंद साल में इलेक्शन आ जाएगा ना, दिखाने के लिए क्या होगा, ये बहुत बड़ा मसला है। हम फ्यूचर को देखते हुए फोरकास्टिंग सही तरह से, उस तरह से प्लानिंग नहीं की। लेकिन वैसे इलेक्शन में ये भी मसला उभर के सामने आएगा, इसका क्या हल होगा मुझे नहीं पता। उस वक्त क्या किया जाता है। बहुत नाराज है। बहुत शुक्रिया। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज भी हमने कोशिश की है कि इस इंपॉर्टेंट इशू को, इस एक नए फैक्टर को डिस्कस किया जाए। ये बड़ा ज़रूरी है कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी हमने काम करना है। वक्त हो चुका है ख़त्म प्रोग्राम का। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।